एनसीईआरटी क्लास 9 का जो साइंस का बुक है उसमें इससे पहले की जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे साइंस के बुक में चैप्टर 1 में से। इसमें हम इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब स्पेस कैसे पढ़ेंगे, देखिए इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, साल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ये क्या हुआ, हमने 1.1 और 1.2 जो एक्टिविटी था उसमें क्या देखा कि डेटॉल हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, शुगर साल्ट हो, ये सब अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। और डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट को अगर आप देखो, जैसे शुगर अगर वाटर में डिजॉल्व होगी तो क्या करेगी, वाटर को मीठा बना देगी। साल्ट उसे क्या करेगी, नमकीन बना देगी। डेटॉल उसका बिल्कुल ही स्वाद बदल देगी। और पोटेशियम परमैंगनेट जो कि गुलाबी रंग की होती है या फिर इसे लाल भी बोल सकते हैं, वो उसे लाल कर देगी, यानी कि कहीं ना कहीं वाटर को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। यहाँ पर एक टर्म आया पोटेशियम परमैंगनेट, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो ये गुलाबी रंग का होता है, इसे लाल दवा भी कहा जाता है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है KMnO4। क्या होता है, KMnO4 के रूप में जाना जाता है। इसका यूज़ जो होता है वो कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है। जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं उसको मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो एक और चीज़ करता है, स्किन के जो रोग होते हैं, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है पोटेशियम परमैंगनेट। फल सब्जियों को साफ़ करने के लिए भी इसका यूज़ होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। उसके साथ जो पीने वाला पानी होता है उसको भी साफ़ करने में पोटेशियम परमैंगनेट हेल्पफुल रहता है। तो आगे पढ़ लेते हैं। गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ीज और लेमन डे यानी कि नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर, दिस सो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जब भी हम चाय बनाते हैं तो चाय में भी जब दूध पानी डालते हैं तो दूध भी अपना रंग बदलता है, पानी भी अपना रंग बदलता है पत्ती डालने के बाद। चाहे कॉफ़ी बनाते हैं तो वो भी करता है। तो ये हमें क्या बताता है कि चाय का पार्टिकल्स दूध से मिल जाता है, दूध के पार्टिकल्स कॉफ़ी जो पिघलता है उसमें उससे मिल जाता है, चीनी से मिल जाता है। तो ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये बताता है कि सारे पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं जगह था, तभी ये एक दूसरे से मिल पाते हैं। अब सेकेंड स्लाइड में आपसे बताया जा रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के ये 2 है, जिसमें बोल रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, यानी एक के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे में जाते रहते हैं। जैसे कि चीनी में आप पानी डाल दो और उसे स्टेयर नहीं करो, यानी कि हिलाओ नहीं या फिर उसे गर्म ना करो, तो क्या होगा, वैसे ही नॉर्मल छोड़ दोगे रूम टेम्परेचर पर भी तो वो क्या होगा, धीरे धीरे मिलता रहेगा, यानी कि उसके पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली मूव होते रहते हैं। चीनी पानी में धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है वो देख लीजिए। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू। यहाँ पर पुट एन अनलिट, अनलिट का मतलब जान लीजिए। अनलिट का मतलब होता है काला, अनलिट का मतलब काला होता है। इंसेंस का मतलब होता है धूप बत्ती, यानी कि जो हवन पूजा में काम आता है उसे इंसेंस बोलते हैं। स्टिक, अब आप समझ गए होंगे अनटिल इंसेंस स्टिक का मतलब अगरबत्ती जो होता है वो होता है। इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, क्लास के किसी कॉर्नर में उसे रख लीजिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अगर वो नॉर्मल रखा जाए, बिना जलाए हुए उसे नॉर्मली कहीं पर रख दोगे अपने क्लास या किसी रूम में, तो उसके कितना करीब आपको जाना पड़ता है उसका स्मेल सूंघने के लिए, मतलब उसके स्मेल, उसके गंध को सूंघने के लिए कितना करीब जाना पड़ता है। आगे किए क्या करिए, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, उसी स्टिक को यानी कि अगरबत्ती को आप क्या करो, बाद में जला दो। व्हाट हैपन, डू यू गेट द स्मेल स्टिंग एट अ डिस्टेंस। आपने क्या देखा कि जैसे ही आप उसे जला देते हो तो आप दूर में भी रहते हो तब भी आपको उसका स्मेल मिलता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, इसलिए मिलता है क्योंकि आप जैसे ही उसे जला देते हो तो उसके स्मेल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में जल्दी जल्दी घुलने लगते हैं और एयर आपके नाकों तक उसका गंध पहुंचा देता है। एक्टिविटी 1.4 देख लीजिए। टेक 2 ग्लासेस बेकर फिल्ड विथ वाटर, 2 ग्लासेस लिखिए जो पूरा तरह से वाटर से फिल्ड हो। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बेकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बेकर। फर्स्ट में आपको
या तो ब्लू रंग लेना है, ब्लू इंक लेना है या रेड इंक लेना है, और स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द इनसाइड ऑफ द फर्स्ट बेकर, बेकर के अंदर डाल देना है। और सेकेंड बेकर में आपको क्या करना है, हनी डाल देना है। आगे की चीज़ें पढ़िए, आगे की चीज़ें में क्या बोल रहा है, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उन्हें आप क्या करना है, घर के किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर वो हिले डुले नहीं, इसमें कुछ भी ना हो और इसे किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। और उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीजिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। आपने जैसे ही वाटर बेकर में इंक ड्रॉप डाला, आपने तुरंत ही क्या इमीजिएटली ऑब्ज़र्व किया, देखा। उसके बाद देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीजिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। जैसे ही उसमें आपने हनी डाला, आपने क्या ऑब्जर्व किया, हाउ मेनी आवर और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। वो वाला जो कलर था रेड या ब्लू, वो कितना घंटा लगाया, कितना दिन लगाया पूरे वाटर में मिक्स होने में, या फिर उसने हनी जो था उसने कितना टाइम लगाया रिएक्शन करने में वाटर के साथ। आगे आपको सारे एक्टिविटी का आंसर मिलेगा। अब एक्टिविटी 1.5 देख लेते हैं। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ पेपर, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। 2 ग्लास लेना है, एक में आपको हॉट वाटर रखनी है, एक में कोल्ड वाटर रखनी है, और क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करना है आपको, उसमें उसके अंदर डालना है। क्रिस्टल मतलब होता है एक मापदंड, यानी मापना। किसी भी एक पार्टिकुलर माप ले लीजिए। ड्रॉप का क्रिस्टल चाहे 1 चम्मच ले लीजिए, या क्रिस्टल एक ढक्कन टाइप का होता है जिसमें सब कुछ लिखा रहता है 1 2 3 करके mm करके लिखा रहता है, जो केमिकल लैब में यूज होता है। तो वो क्रिस्टल आपको लेना है, उसमें आपको कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। तो कॉपर सल्फेट एक टर्म आ गया, इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के लिए। तो यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं KM, ताकि याद रहे जब भी आए O4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहा जाता है, ये जानते हैं। इसका यूज़ कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, और स्किन रोग के लिए भी इसका यूज होता है। फल सब्जियों को साफ़ करने के लिए भी इसका यूज होता है, और पानी जो पीने वाला होता है उसको भी साफ़ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं सल्फेट पे। ये जो है कॉपर सल्फेट, उसमें सल्फेट के गुण को जान लीजिए। सल्फ़र और ऑक्सीजन से बना होता है। सल्फेट की अगर सिर्फ बात करें तो सल्फ़र एक कंपोनेंट होता है, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन जब मिलता है तब सल्फेट बनता है। समझिए, इसमें एक सल्फेट का मॉलिक्यूल होता है और 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। सल्फेट का मॉलिक्यूल 1 होता है और 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। ये अभी आप ध्यान रखिए, आगे इसका क्या यूज़ होगा हम बताएंगे, ठीक है। सल्फेट का यूज़, अब यूज़ क्या क्या होता है ये जान लीजिए। एक तो इस आपको पता चल गया, सल्फेट में ऑक्सीजन और सल्फ़र के मिलने से सल्फेट बनता है, जिसमें 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं और 1 मॉलिक्यूल सल्फ़र के होते हैं। अब हम आ जाते हैं इसका यूज़ का। तो डिटर्जेंट और कागज़ का जो फैक्ट्रीज़ होता है उसमें सल्फ़र का यूज होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कॉपर सल्फेट, उसमें सल्फेट के टर्म को आपने अच्छे से अभी जान लिया। आगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं बताऊंगा। इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन एंड अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। आपको क्या करना है, चाहे कॉपर सल्फेट लेना है या पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, उसे एक गर्म पानी में डालना है। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं तो उसे भी गर्म पानी में ही डालना है और ठंडा पानी में ही डालना है। लेकिन अगर आप कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं तो कॉपर सल्फेट को भी दोनों ग्लास में ठंडा और गर्म में डालना है। दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मान के चलिए आप पोटेशियम परमैंगनेट को चूज कर लेते हैं, जो कि लाल रंग का रहता है या फिर लाल दवा ऐसे बोलते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट को आप मान लीजिए चूज कर लेते हैं, तो उसे आप गर्म में भी डालिएगा, ठंडा में भी डालिएगा। उसे डू नॉट स्टीयर, यानी कि उसे हिलाइएगा नहीं। स्टीयर मतलब होता है हिलाना, तो उसे हिलाइएगा नहीं। अब क्रिस्टल टू सेटल इट द बॉटम, उसे आप वेट करिए। वो जो आपने पोटेशियम परमैंगनेट उसे डाला, उसे कुछ देर तक घुलने मिलने के बाद, क्योंकि वो पानी से ज़्यादा भारी होता है तो वो सीधा अंदर चला जाएगा पानी के। आप हिलाइएगा नहीं तो वो पानी के अंदर चला जाएगा और एक जगह बैठ जाएगा बॉटम में जाकर। What do you observe just above the solid crystal in the glasses?
व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लासेस। यहाँ पर एक चीज़ और बोला है कि वो जो होगा वो सॉलिड क्रिस्टल के रूप में होना चाहिए। व्हाट हैपेंस इज टाइम पासेज, व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ। ये बोल रहा है कि जब आप डालिएगा पोटेशियम परमैंगनेट की बात अभी हमने की थी कि हम वही डालेंगे पानी में, तो ये आपने जब डालिएगा तो आपको देखना, एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि ठंडा पानी में वो जल्दी से मिक्स हो जाता है या गर्म पानी में मिक्स होता है। अब यहाँ पर पढ़िए, फ्रॉम द एबव एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड ये लास्ट वाला 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। हमें क्या समझने के लिए मिलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, दैट इज़ दे प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। हमें ये मिलता है कि अगर मान लीजिए 1.5 की ही बात करें जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट एक हम गर्म पानी में और ठंडा पानी में डालते हैं, तो ये हम क्या देखते हैं, गर्म पानी में भी वो जल्दी से घुल जाता है और अपना पार्टिकल उस कंटिन्यूसली वो घुलता रहता है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल होगा वो पानी के बीच में जाता रहेगा, पानी का पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में जाता रहेगा। उसी तरह ठंडा पानी में थोड़ा लेट से होगा लेकिन वो कंटिन्यूसली उसके एक दूसरे के पार्टिकल्स एक दूसरे के जो पार्टिकल है उसके जगहों के बीच में जाता रहेगा। तो व्हाट वुड, इसे ही हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए। काइनेटिक एनर्जी के मतलब को अगर हम शुद्ध हिंदी में जाने तो उसका मतलब होता है, कहाँ गया यहाँ पे, शुद्ध हिंदी में जाने तो कोई भी चीज़ काइनेटिक, जो वस्तु गतिमान होता है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि जो कंटिन्यूसली होता रहता है, उसमें कोई स्थिरता नहीं आती है, हमेशा होता रहता है, उसे ही हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, जो गतिमान रहता है या हमेशा होता रहता है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ किसी भी चीज़ में, पार्टिकल्स जो होंगे, जो भी कंपोनेंट होगा उसमें, उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी होंगे वो भी इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी वो गति करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, उसे ही काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जो वस्तु गतिमान होता है, जो वस्तु हमेशा चलते रहता है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसे ही काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। In the above three activity, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion. हमने जो भी एक्टिविटीज़ देखा, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी हमने क्या देखा कि हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो जैसे ही अगरबत्ती जलता है वो एयर में मिक्स होता है। क्या होता है, एयर भी एक तरह का मैटर है, तो एयर में जैसे ही वो मिक्स होता है तो बहुत जल्दी वो मिक्स हो जाता है और हमारे नाकों तक सुगंध आ जाती है। तो उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलेंगे, जिसमें एयर भी उसका जो अगरबत्ती का जो फ्रेगरेंस होता है उसमें मिक्स होता है और फ्रेगरेंस भी अगरबत्ती का जो फ्रेगरेंस होता है वो भी एयर में जल्दी से मिक्स होता है और जो दोनों जब जल्दी में मिक्स होते हैं तो बहुत जल्दी उसका गंध फैलता है। तो चाहे आप दूसरा एक्टिविटी देख लीजिए, जिस एक्टिविटीज़ में आपने क्या देखा, ब्लू और रेड इंक जो क्या करता था, पानी में घुलता था। तो ब्लू और रेड इंक जो था वो भी पानी में घुलता था, यानी कि ब्लू और रेड या फिर रेड इंक का जो पार्टिकल्स था वो भी पानी में घुल रहा था, पानी के पार्टिकल्स के बीच जा रहा था, और पानी के जो पार्टिकल्स थे वो भी रेड इंक के पार्टिकल्स के बीच जा रहे थे। उसी तरह आपने लास्ट में देखा पोटेशियम परमैंगनेट जब पानी में घुला, गर्म पानी में और ठंडा पानी में, तो दोनों में क्या हो रहा था, दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे से घुल रहे थे। जब दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे से घुलते हैं तो उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। डिफ्यूज़न उसी को बोलते हैं जब दो कंपोनेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे से घुलने लगते हैं, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। डिफ्यूज़न जब हीट करेंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूज़न का मतलब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होता रहता है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। हाँ, काइनेटिक एनर्जी हर चीज़ के लिए यूज हो सकता है, लेकिन डिफ्यूज़न दो मैटर के लिए ही यूज होता है। तो डिफ्यूजन वी बिकम फास्टर, जैसे ही उसको गर्म करेंगे, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द हीटिंग डिफ्यूजन, जैसे ही गर्म करेंगे डिफ्यूजन फास्टर होगा। वाई डज दिस हैपन। अब ये हैपन ये हुआ क्यों,
अब नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे 1.2.2 था ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते थे। अब ये बता रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये जान लीजिए। एक्टिविटी 1.6 देखिए, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड 4 ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। 4 तरह का ग्रुप बनाना है। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईदू मिसामी डांसर। ईदू मिसामी डांसर क्या होते हैं? एक दूसरे के कमर को पकड़ के यहाँ पर डांस करते रहते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं हमारे जो कल्चर का हिस्सा है, मतलब हमारे नहीं, जो हमारे ही कंट्री के लोग हैं अलग अलग जगहों पर, उनके कल्चर का हिस्सा है जो हम पे एक दूसरे के कमर को पकड़कर डांस करते हैं। अदर फ्रॉम उसके बाद है द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड बैक आर्म्स लाइक ईदू मुसामी डांसर। अब यहाँ पर देख लीजिए दूसरा है, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। सेकेंड ग्रुप में क्या होगा, जो बाकी लोग होंगे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के होल्ड करेंगे। थर्ड ग्रुप में क्या होगा, देखिए, द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ द ओनली देयर फिंगर्स टिप्स। थर्ड ग्रुप जो बनेगा उसमें क्या होगा, सब एक दूसरे के फिंगर को ही टच करेंगे, बस फिंगर को टच कर लेंगे ग्रुप में। अब देखिए आपको क्या करना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमंस चेन 1। अब चौथा जो ग्रुप था स्टूडेंट का, वो क्या करेगा, इन सब के ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ब्रेक देयर ह्यूमन चेन्स 1 and 1 by 2 एज मेनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। विच ग्रुप वाज द ईजीएस्ट टू ब्रेक हुआ है? इसमें कौन सा ग्रुप होगा जो बहुत आसान हो जाएगा ग्रुप को तोड़ना? तो जो फिंगर से फिंगर एक दूसरे को टच करके रखेंगे उनको तोड़ना आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि जिन्होंने फिंगर टू फिंगर टच कर रखा होगा उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा। चलिए, इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देम इन विच ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। कौन सा ग्रुप होगा जो बहुत अच्छे, जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? अब देख लीजिए एक्टिविटी 1.7, इसमें बोल रहा है टेक एन आयरन नेल। आयरन नेल का मतलब आप जान लीजिए, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो। आयरन नेल का मतलब होता है जो कील होता है ना, जो कील दरवाजे वगैरह पर ठोकते हैं, उसे ही आयरन नेल बोलते हैं। टेक एन आयरन नेल एंड अ पीस ऑफ चॉक, जो होता है लिखने वाला, एंड रबर बैंड, और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन सब को आपको क्या करना है, ब्रेक करने की कोशिश करना है। हैमरिंग यानी कि हथौड़ा से मारकर, या फिर इसे कट करके, या फिर इसे स्ट्रेच करके, मतलब खींच के। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये बताना है कि कौन सा ये तीनों सब्सटेंस के जो आपस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टू ग्रेटेस्ट फोर्स से पकड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली आयरन कील जो होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट फोर्स से पकड़ेगा। अब एक्टिविटी 1.8 देख लीजिए, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। आपको क्या कर लेना है, कुछ वाटर कंटेनर में लिख लेना और फिंगर से उसे कट करने की कोशिश करना है। वेयर आर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर। क्या आप इसके लिए एबल हो गए, वाटर के जो सरफेस हैं उसको आपने कट कर पाया कि नहीं? What could be the reason behind the surface of water remaining together? What could be the reason? क्या रीज़न है कि वाटर का जो सरफेस है एक दूसरे को, सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, पकड़ के रखा है, क्योंकि आप काट नहीं पाते उसे। तो देखिए, द एबव 3 एक्टिविटी 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्टेड दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिव बिटवीन देम। ये सारे एक्टिविटी में बताते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, और यही फोर्स पार्टिकल्स को एक दूसरे में बांध के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम द वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये सब उनके मैटर पर ही डिपेंड करता है, मैटर पर डिपेंड करता है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कम होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है और ये पेज नंबर 3 है। तो पेज नंबर 3 में ये जो 4 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया उसी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप इजीली जाकर मेरे ही चैनल पर वॉच कर सकते हो, जिसमें लिखा होगा चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर NCERT क्लास 9 और पेज नंबर 3 लिखा होगा। तो उसको आप
चेक करिएगा तो आप इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।